नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हमने आपके लिए सीबीएसई जो सत्र 2023-24 के लिए क्लास 10th का सिलेबस जारी किया है उसको लेकर के उपस्थित हूँ। सिलेबस को एक बार फिर कम किया गया है। देखिए हर टॉपिक को किस प्रकार कितना वेटेज दिया गया है और क्या क्या आएगा। यदि हमने इस वीडियो को देख लिया तो शुरुआत से ही, जैसा कि सभी स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तो आप अपने बुक को उस प्रकार से मार्क कर लेंगे और अपनी तैयारी को उस तरह से फोकस करेंगे जिस तरह से आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। आइए सिलेबस देखें किस प्रकार रहने वाली है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न बन सकते हैं और किसको कितना वेटेज दिया गया है। ये क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर है, यानी नंबर सिस्टम, जिसमें आपके चैप्टर आने वाले हैं। इसमें चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 6 नंबर का आएगा। चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा जो है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, ये तीनों मिलकर के, यानी ये 4 चैप्टर मिलकर के 20 नंबर का सवाल आएगा इसमें से। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये चैप्टर नंबर आपका 7 आता है, 6 नंबर का है। ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, ये 2 चैप्टर आने वाले हैं जो 15 नंबर के आएंगे। ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर नंबर 8 और 9, ये मिलकर के बनता है, ये 12 नंबर का है। अब चैप्टर नंबर मेंसुरेशन जो है चैप्टर नंबर आपका 12 एंड 13 है, ये 10 नंबर का है। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर नंबर 14 एंड 15 है, ये 11 नंबर का आएगा। यानी जो नए बुक में तो अब चैप्टर नंबर 11 को डिलीट कर दिया गया है, यानी कुल मिलाकर के चैप्टर 14 है। पुराने बुक में चैप्टर नंबर जो 11 कंस्ट्रक्शन था वो नए बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये हटा दिया गया है। तो कुल 14 चैप्टर है और ऑन एन एवरेज जो 80 नंबर का होता है सवाल टोटल, तो 80 को यदि 14 से करते हैं तो लगभग 5-5.5 नंबर का हर चैप्टर से सवाल बैठता है। तो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 14, इन सब से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। यानी इन सभी से 6-6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी से 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब रही बात जो चैप्टर में, पहले चैप्टर में जो रियल नंबर के नाम से जाना जाता है, उसमें भी पुराने बुक में यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था ये हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया है। इसमें आपको सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पूछे जाएंगे, जिसका स्टेटमेंट्स और ये इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला 2, √2, √3 एंड √5 ये पूछे जाएंगे।
और HCF और LCM इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के माध्यम से जो HCF एंड LCM जो इसमें नहीं दिया है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के रूप में ही आएगा, तो उसके थ्रू आपसे पूछा जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के द्वारा। यानी इसमें जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहने का मतलब ये है जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा HCF और LCM जो निकालते थे वो रहेगा। यानी पुरानी बुक में 1.1 जो एक्सरसाइज था वो हटा दिया गया है, और साथ ही जो आपसे पूछा जाता था जो कितने अंक बाद डेसिमल जो है डेसिमल का मतलब फ्रैक्शन वाला जो आता था वो कितने अंक बाद शांत या अशांत टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग था वो भी नहीं पूछा जाएगा। तो सिर्फ इसमें 3 टॉपिक बचता है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना और इरेशनलिटी प्रूफ करना, यानी इसके बीच के रिलेशन। और दूसरे चैप्टर में चलते हैं। दूसरे चैप्टर में आपको भी बहुत सारे चीज हटा दिए गए हैं, सिर्फ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जो सवाल आपके 2.1 में जो सवाल 2.2 में जो सवाल हैं वही सिर्फ रहने वाले हैं। 2.1 भी तो आपको ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन पूछता है तो वो 2.1 रहेगा और 2.2 रहेगा। 2.3 जो है वो हटा दिया गया है पुराने बुक में। नए बुक में आपको ये मिलेगा ही नहीं। जो NCERT की नई बुक आई है उसमें ये चैप्टर डिलीटेड है। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी एक नहीं दिया है, वो भी रह सकता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। और इसके जो ग्राफिकल मेथड है वो आएगा, और उसमें कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी हो गया, और जिसमें कितने सॉल्यूशन होंगे ये बताने हैं। अब ग्राफिकल मेथड आपको पूछा जा रहा है। अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछा जाएगा। अलजेब्रिक मेथड में मतलब सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अलजेब्रिकली बाय, जो सॉल्व करने का तरीका है 3 तरीके आपको दिए गए हैं बुक में, पुरानी बुक में, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है, सिर्फ यही पूछा जाएगा, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। उसमें सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम यानी केस स्टडी टाइप सवाल और कुछ जो आपको वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड सवाल जो दिए जाएंगे वो रह सकता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये है उसका सॉल्यूशन निकालने की 2 तरीका है। एक तो सिर्फ इसमें रियल रूट्स की चर्चा किया गया, जब रियल रूट्स हो तभी हम उसका फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से बनाएं। और फिर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, यानी इसमें भी हम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तीसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो पहले वाले बुक में था वो हटा दिया गया है, और रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स पूछे जाएंगे। और इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड, यानी जो आप
को कुछ वर्ड प्रॉब्लम या केस स्टडी टाइप सवाल इसमें डे टू डे एक्टिविटी लाइफ के सवाल इसमें दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, सॉरी चैप्टर नंबर 5 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। उसमें मोटिवेशनल एंड स्टडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, यानी nth टर्म और निकालने का डेरिवेशन और nth टर्म के सम को निकालने का जो फॉर्मूला है वो डेरिवेशन मेथड से आपको सीखना है, यानी an और sn निकालना सीखना है और उसका एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, यानी इसमें भी आपको डेली लाइफ प्रॉब्लम यानी वर्ड प्रॉब्लम के सवाल होंगे। इसमें an और sn दो फॉर्मूले हैं जो आप उसको यूज करके बनाने हैं। अब अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर नंबर 7 कहलाता है आपके बुक में। इसमें भी पहले वाले बुक में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट जो 9th में आपने पढ़ा था उसको रिकॉल करना है और उसको ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना और डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, दो ही फार्मूले आपको दिए जाएंगे। सेक्शन फार्मूले में भी इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल नहीं, यानी इसमें जो पुरानी बुक में आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो निकालने वाला हटा दिया गया है बुक में ही, इस बार के बुक में ही हटा दिया गया यह चैप्टर। अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 बुक में ट्रायंगल में सिर्फ एक थ्योरम आएगा जो बीपीटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है या थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है, वही थ्योरम आएगा और उसी के बेस्ड पे कुछ सवाल यानी 6.1 और 2 के सवाल ही पूछे जाएंगे। बाकी जो और सवाल है जो अलग अलग थ्योरम पे बेस्ड है तो वो नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ एक थ्योरम पे उसको लिमिट कर दिया गया है। अब चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो वहाँ पे टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और उसमें जो 10.1 और 10.2 थ्योरम था, सिर्फ दो ही थ्योरम पूछे जाएंगे। यानी जो पुरानी बुक है उसमें 6.1 थ्योरम, 10.1 थ्योरम एंड 10.2 थ्योरम, यही 3 थ्योरम पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री पार्ट। ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वेल डिफाइंड मोटिवेशन ऑफ रेशियो, यानी 0 से 90 के बीच में जितने भी जो वैल्यू है वो याद रखने हैं। 6.1 मतलब 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 सारे पूछे जाएंगे। उसमें कोई ज़्यादा हटाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर हटाया है जो 90 कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो फार्मूला है वो हटाया है, बाकी सारे हैं इसमें। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 30, 45 और 60, रिलेशनशिप बिटवीन देयर रेशियोज। अब दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इसी में जो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और उसका जो उससे रिलेटेड और भी जो आइडेंटिटीज हैं वो पूछे जाएंगे, इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है। अब अगले चैप्टर 9 में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करा जाता है। तो यानी चैप्टर नंबर 8 और 9 में ज़्यादा नहीं हटाया, सिर्फ कम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो थ्योरम है जो सवाल है वही सिर्फ हटाया गया है। अब चलते हैं अगला टॉपिक मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ों पे उसको
बाइंड अप कर दिया गया है, यानी इसमें सिर्फ सेक्टर और सेगमेंट की बात किया गया है और इसी पे आधारित सवाल दिए जाएंगे। एरिया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ एबव सेट प्लेन्स फिगर, यानी सिर्फ सेक्टर और सेगमेंट का जो पेरीमीटर और एरिया पूछा जाएगा और उसमें भी जो सेगमेंट या सेक्टर होंगे उसमें 30 डिग्री और 90 डिग्री और 120 डिग्री तीन ही सेंटर एंगल वाले फार्मूले होंगे। मतलब इसी पे आधारित सेंट्रल एंगल वाले सवाल पूछे जाएंगे। अब अगला जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी क्यूब्स, क्यूबॉइड्स एंड स्फेयर एंड हेमिस्फेयर और राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन, इससे इसके कॉम्बिनेशन से कोई दो के कॉम्बिनेशन से, एक वाला हमने 9th में पढ़ा है, इसमें से किसी दो के कॉम्बिनेशन से बनने वाले फिगर का आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम ज्ञात करना है। यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इस सभी में से कोई दो को मिला करके बनने वाले फिगर की जो आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ज्ञात करना है। अब चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो मीन, मीडियन एंड मोड ही आपको निकालना है, बाकी आपको कोई भी फॉर्मूले या कोई भी चीज़ आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मीन, मीडियन, मोड और मोड भी बाय मॉडल सिचुएशन नहीं, यानी दो दो मोड वाले सिचुएशन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ मीन, मीडियन, मोड। मीन का भी जो 3 फॉर्मूले हैं उसमें दो ही ऐसे इसमें मेंशन नहीं किया है, 3 फार्मूले में से आप तीनों यूज कर सकते हैं, लेकिन दो ही हम ज़्यादातर यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। चाहे तो तीसरा भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रोबेबिलिटी, जिसमें सिंपल प्रॉब्लम फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जैसा कि आपको पता है जो कि क्लास 9th में ही प्रोबेबिलिटी हटा दिया गया था, तो 10th में जो प्रोबेबिलिटी है वो और भी आसान बन गए हैं। तो 9th और 10th को मिला करके जो 9th में भी जो आपने पढ़ा है उसको भी एक नहीं पढ़ा, यानी 9th की बुक में भी जो प्रोबेबिलिटी के सवाल हैं और 10th के भी बुक में सवाल हैं, उस दोनों को मिला करके जो एक बार पढ़ ले तो सारे प्रोबेबिलिटी के सवाल बन जाएंगे, यानी इसके चैप्टर से कोई डिलीशन नहीं है। ये था क्लास 10th का टॉपिक। अब इसी में जो आपको कहा जा रहा है, इसी में स्टैंडर्ड मैथ अलग होता है और बेसिक मैथ अलग होता है। तो स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में बुक तो एक ही है, तो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग यानी डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना या समझ करके अप्लाई करने वाला जो है वो इसमें 43 नंबर का रहने वाला है। और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मतलब डायरेक्ट नहीं होते हैं या समझ से थोड़ा सा मतलब सिचुएशन पे आपको अप्लाई करना होता है, सॉल्व प्रॉब्लम्स और न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होता है। तो ऐसे 19 नंबर के सवाल आएंगे। फिर कुछ ऐसे होते एनालाइज करना होता है, उसमें कई चैप्टर का फॉर्मूला कंबाइन होता है, इवेलुएटिंग यानी क्रिएटिंग, तीनों को मिला करके, यानी कुछ कॉम्बिनेशन होता है, कुछ दूसरे तीसरे चैप्टर को मतलब 2-2, 3-3 चैप्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, समझना होता है, एनालाइज करना होता है। तो इनका 18 नंबर का वेटेज है, तो कुल मिलाकर के 80 नंबर बनता है और 20 नंबर इंटरनल से मिलेंगे, यानी पेन पेपर टेस्ट या मल्टीपल चॉइस जो टर्म 1 और टर्म 2 में PT1 और PT2 के रूप में जाना जाता है, तो वो पेपर होंगे। पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो 10 नंबर मतलब 5 नंबर का होगा। लैब प्रैक्टिकल लैब मैनुअल जो बुक बनाया जाता है वो 5 नंबर का होगा। अब इसी तरह जो अगला है
बेसिक में ये जो पहले वाला रिमेम्बरिंग और ये उसमें 43 का था, इसमें 60 का ये हो जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा, यानी अप्लाइंग करने वाला 12 नंबर का, और एनालाइज करके इवेलुएटिंग करके यानी 2-3 फार्मूले को यूज करके जो बनाया जाता है तो वो 8 नंबर का होगा। 80 नंबर का इसमें होगा, और इसमें भी पेन पेपर टेस्ट का जो है 5-5 नंबर के 2 होंगे, पोर्टफोलियो 5 नंबर का, और लैब मैनुअल 5 नंबर का होगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।